हैं और कुछ समझने वाली चीज़ें हैं। देखिए, उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं कहूँ कि एल्यूमिनियम की ओर्स का नाम बताइए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैलेमाइन क्या है, हेमेटाइट क्या है, सीडराइट क्या है, और गैलिना क्या है, जिंक ब्लेंडी क्या है, या जिंक की ओर इनमें से कौन सी है, आयरन की ओर इनमें से कौन सी है, तो उसके लिए एक ही तरीका आपके पास है कि आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, आपको खूब उसको रटना पड़ेगा, तभी जाकर के वो चीज़ें आपके याद रह पाएंगी। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। खूब मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल वो तो एक पार्ट है ही, एक पार्ट केमिस्ट्री का होता है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक केमिस्ट्री, जहाँ पर चीज़ें सिंथेसाइज की जाती हैं। इतना आपको पता है कि जितने भी मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोस्टली कभी भी वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते। जैसे सोडियम है, अगर आप सोडियम को फ्री स्टेट में रखना चाहते हैं, थोड़ी बहुत अमाउंट जो आपने एक्सट्रैक्ट करके निकाली, तो बड़ा मुश्किल होता है। आप जब उनको नेचर में फ्री छोड़ देते हैं तो ईजिली दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं, हैलोजेंस के साथ में हैलाइड बना लेते हैं, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट की फॉर्म में आ जाएंगे, कहीं पे सल्फर का सोर्स है तो सल्फाइड बना लेंगे, सल्फेट बना लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, प्रकृति में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, उनको हम खनिज कहते हैं। देखिए, मैं चैप्टर एकदम शुरू कर रहा हूँ आपके लिए, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप चाहें एक बार सर्वे कर सकते हैं कि आज हम क्या करेंगे, और जो अब यहाँ इस लेक्चर में आपका हो जाएगा वो जो YouTube पर वीडियो होंगे उनमें नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि YouTube में कहाँ से चलेगा और यहाँ मैं कितना उसको जीरो से लेके चल रहा हूँ, तो आपका बहुत ध्यान रहता है, आप मेहनत करें बस। पहली मैं कुछ स्लाइड आपको दिखा देना चाहता हूँ। धातुओं का निष्कर्षण और अलगाव, इसको हम करेंगे। क्या होता है निष्कर्षण, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज दिस। खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, और शुद्ध हिंदी माध्यम में है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे इसका आज हम। तीसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट खनिज के मैंने नाम लिखे, उनके फॉर्मूले लिखे हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। फिर उसके बाद मेटलर्जी क्या होती है उस पर हम बात करेंगे। मेटलर्जी की जो प्रोसेस हैं फिर उन पर बात करेंगे, कैसे वो किए जाती हैं मेटलर्जी, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप पर जो है हम इनमें डिटेल से बात करेंगे, एक एक स्टेप को लेंगे और उस पर बात करते जाएंगे। हैंड पिकिंग क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या होता है, भर्जन और निस्तापन उसको बोलते हैं हिंदी में। और सबसे लास्ट में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आपने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं या कुछ पेपर आपने अगर देखे हैं, तो आप डेफिनेटली देख करके अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ, ऐसे सवाल हमने देखे हैं और इस तरीके से ये पूछते हैं नीट के अंदर, आपको खूब मज़ा आएगा। ये कैल्सिनेशन, ये रोस्टिंग, सल्फाइड के अयस्क, सल्फोनेट, उस पर बात करेंगे, फ्लक्स पर बात करेंगे हम। ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आज आपके लिए जो याद करने वाली चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो हमारी जो किताब है उसमें मैंने अलग से एक 14 चैप्टर बनाया है इन चीज़ों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी प्रोसेस किसके आइसोलेशन के लिए या किसके एक्सट्रैक्शन के लिए या किसके बनाने के लिए यूज की जाती है। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, हैबर प्रोसेस अमोनिया के लिए होती है। तो ऐसे 4 नाम आ जाते हैं और उन 4 नाम में से कई बार मैचिंग करने के लिए पूछ लिया जाता है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, इस तरीके से आपसे पूछ लेते हैं कई बार। ये मैंने सारी प्रोसेस ली हुई है देखिए, और उसके बाद ये इनके एक्सट्रैक्शन के लिए ये लिया है, और इस तरीके से हम पूरा करेंगे ना। अब हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, एकदम स्टार्टिंग में चलते हैं। मैं कह रहा था जितने भी प्रकृति में सब्सटेंस पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, उनको हम खनिज कहते हैं। कोई भी मेटल प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जिसको आप फ्री स्टेट में ढूंढ सकें, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलता है। और जो वो कंबाइंड स्टेट है उसी को कंबाइंड स्टेट को अयस्क खनिज कहते हैं। और वे खनिज जिनमें से आपको जो चीज चाहिए वो उपलब्ध है और आसानी से आप निकाल सके, उनको अयस्क कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, मान लिया आपको आयरन चाहिए। अब आयरन जो है वो फ्री स्टेट में नहीं है, जो आप लोहा देखते हैं ये भी प्योर नहीं होता।
क्योंकि प्योर जो लोहा होता है, प्योर जो आयरन होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, इजिली यू कैन मोल्ड देम, आप आसानी से उसको मोड़ सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि ये जो लोहा इतना हार्ड चीज हमने देखी, उसमें इंप्योरिटी मिलाई जाती है। बच्चे, किस काम में आपको वो प्रयोग करना है उसी हिसाब से इंप्योरिटी उसके अंदर मिला दी जाती है। अगर आपको उस लोहे से रेल की पटरी बनानी है तो इतनी हार्डनेस चाहिए, आपको छत बनाने के लिए सरिया बनाना है तो अलग हार्डनेस चाहिए, आपको पुल बनाने के लिए चाहिए तो वो अलग उसकी हार्डनेस होनी चाहिए। तो अलग अलग हार्डनेस के लिए इंप्योरिटी मिला दी जाती है, कोई भी चीज फ्री स्टेट में नहीं होती। तो अगर आपको आयरन चाहिए, जब आप नेचर के अंदर उसको ढूंढेंगे तो वो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। कंबाइंड स्टेट क्या, जैसे कुछ चट्टाने हैं, हिमालय से चट्टान आप लेके आए बहुत हार्ड वाली, दो तरीके के पर्वत आपने देखे होंगे, एक मिट्टी वाले और एक बहुत सॉलिड जो होते हैं, उसमें आयरन होता है। अब उसमें से आयरन आपको निकालना है तो आयरन आयरन तो है नहीं, उसके अंदर और भी कई सारी चीजें हैं, और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिसमें आयरन है ही नहीं, आप निकाल नहीं सकते, तो वो आपके काम का नहीं है। आप उसको कहिए कि आप सिर्फ खनिज हैं, मुझे वो खनिज चाहिए जिसमें आयरन है, और वे खनिज जिसमें आयरन है उनको हम अयस्क कहेंगे। दूसरी बात, अगर आपको सिलिकॉन चाहिए होता तो जिन खनिज में सिलिकॉन है वो अयस्क हो गया, बाकी के सब वो अयस्क हो गया, बाकी सब खनिज हैं। तो दोनों में डिफरेंस और दोनों में सिमिलरिटीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं। तो द मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड मेटल्स easily and chiefly are called ores. Hence you can say all the ores are minerals. जितने भी अयस्क हैं वो सब खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। All the minerals can never be ore. अब हमारे सामने समस्या ये आएगी कि कैसे हम उसको, मेटल को या जो भी चीज हम निकालना चाह रहे हैं उसमें से कैसे निकालें। वो आपको बड़े ध्यान से समझना है, पूरा प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल। इस पूरी प्रोसेस को जो जो स्टेप्स यूज किए जाएंगे इसको मेटलर्जी बोलते हैं, धातु क्रम जिसको हिंदी में कहते हैं। तो धातु क्रम क्या है? धातु क्रम वो वह विधि है जिस विधि द्वारा आप अयस्क में से आपको जो भी धातु चाहिए या तत्व चाहिए उसको आप निकालते हैं। उस कंप्लीट प्रोसेस को आप जो करते हैं उसके दौरान, उसको हम बोलते हैं धातु क्रम, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। क्लियर कंसेप्ट हो गया है? स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, धातु निकालने में शामिल कदम हैं। फिर क्या? धातुओं का निष्कर्षण और अलगाव, फिर अशुद्ध धातु को अयस्क से अलग करना और अंत में धातु को शुद्ध करना। क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से आपको मेटल जो मिलेगा दैट इज नॉट 100% प्योर। यानी कि आप जब एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, धातु क्रम कर लेंगे, उसके बाद जो मेटल आपको मिल रहा है, आपने बड़ी चट्टान को तोड़ा, उसको पीस लिया, उसमें से मिट्टी हटा दी, उसमें से मैग्नेटाइज्ड कर दिया, ये वो सब कुछ करने के बाद ओके, नाउ वी आर गेटिंग आयरन, बट दिस आयरन इज नॉट 100% प्योर एंड आफ्टर दैट वी प्रोसीड फॉर द आइसोलेशन। जब आपको धातु मिल जाएगी उसके बाद आप उसको जब शुद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसको आप आइसोलेशन बोलते हैं, उसको आप शुद्धिकरण बोलते हैं। तो पहले धातु क्रम होता है, उसके बाद उसका शुद्धिकरण होता है। ठीक है जी। मिनरल्स वहां से ओर्स पे आए, धातु क्रम समझा, धातु क्रम के बाद क्या करेंगे, फिर हम विशुद्धिकरण करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है धातु क्रम क्या, मतलब के स्टेप्स कौन कौन से हैं, यानी कि व्हाट इज मेटलर्जी, धातु क्रम क्या है उसको समझना है हमें। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। खनिज और अयस्क मैं बता चुका हूं। खनिज प्राकृतिक सामग्री है जिसमें धातु और उनके यौगिक पृथ्वी में पाए जाते हैं। अयस्क जो है, अयस्क वे खनिज हैं जिनसे धातु को आसानी से और लाभदायक तरीके से निकाला जाता है। इन अयस्कों में मेटा का अच्छा प्रतिशत होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, खनिज क्या है, अयस्क क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने ओर्स यहां लिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहूंगा पहले कि जब आप किसी भी मेटल को या किसी तत्व को ढूंढते हैं वे बहुत रिएक्टिव हैं। कभी भी आप देखिए, आप सोचे कि मैं चांदी मुझे चाहिए या सोना चाहिए तो प्योर नहीं मिलेगा, आप प्रकृति में ढूंढेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ आपके पास जो चांदी सोना है जिसको आप शुद्ध कह सकते हैं, तो वो अपने आप जनरेट नहीं हुआ था, वो किसी चीज में से निकाला गया है, निकाल करके आपके लिए तैयार किया गया है। तो उसमें जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो आपके जो अयस्क होंगे
वो ऑक्साइड होंगे। सल्फाइड के साथ में अगर आपके जो तत्व है वो अभिक्रिया कर लेता है आसानी से, तो जो ओर्स होंगे आपकी वो सल्फाइड की फॉर्म में आपको मिलेंगी। आप उनको सल्फाइड ओर के नाम से जानेंगे। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे Fe2O3 तो ऑक्साइड ओर है ना। PbS देखिए इसमें सल्फाइड है। ZnS, PbS किसकी ओर होगी? लेड की। दिख रहा है ना आपके सामने। PbS किसकी ओर है? लेड की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम गैलिना है, याद रखिएगा। एक एक चीज आपको समझा रहा हूं और तसल्ली से समझाने वाला हूं इस चैप्टर को, इसमें मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं। दूसरी बात, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां जिनको हमने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में किया है, तो उनकी कुछ वीडियोस हैं पुरानी जो मैंने आपको दी है, जो यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आपको, उनको भी प्लीज देख लीजिएगा, वो आपको सपोर्ट करेंगे, इसीलिए वहां पे दिया गया है। PbS गैलिना, ZnS जिंसाइट किसका अयस्क है? जिंक का है। हेमेटाइट किसका है? आयरन का है। जैसे यहाँ पर एल्यूमिना हो जाएगा Al2O3, ये कई बार पूछा गया, इसका एक कॉमन नाम होता है जो आपसे पूछा गया। एल्यूमिना तो सब जानते हैं कि Al2O3 को ही एल्यूमिना बोलते हैं, लेकिन इसका जो कॉमन नाम होता है बेटा वो होता है कोरंडम। क्या नाम होता है? कोरंडम। अच्छा, दूसरा, जैसे मेरी वीडियो ऑफ हो जाएगी, वीडियो ऑफ होने के बाद मैं आपके जो कमेंट हैं वो भी ऑन कर दूंगा, तो आप कमेंट कर कर अपने डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, और इससे जुड़े हुए जो डाउट आपके होंगे वो डेफिनेटली मैं 2:15 पे जो क्लास होगी उसमें क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, इसी चैप्टर का लेक्चर 1 अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे लेक्चर 2। कमेंट बंद करने का मतलब होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो दिमाग में आता है यार ये क्या है ये सवाल। टीचर को पता होता है कि बच्चों को यहाँ दिक्कत आएगी, डेफिनेटली वो अगले सेंटेंस में उसको पूरा करेगा, तो इसलिए बंद किए मैंने कि आप जो सोच रहे होंगे, जो जो समस्याएं आपकी होंगी, डेफिनेटली मैं इस लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद सच में जो बचता है वो समस्या होती है, उसको आप लिख लेंगे। Al2O3 है एल्यूमिना, इसका नाम जो मैंने बताया आपको, इसका नाम होता है कोरंडम। कोरंडम किसकी ओर है? कोरंडम एल्यूमिनियम की ओर है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो कुछ ऐसी ही ओर्स हमने ली हुई है, और सबसे लास्ट वाली स्लाइड में मैं आपको सारा ओर्स जो है वो दूंगा, और आप PDF में भी डाउनलोड कर लेंगे और उनको याद करेंगे। ये देखिए कुछ और एल्यूमिनियम है, इसकी 2 ओर्स मैंने यहाँ ली है। एक तो बॉक्साइट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ओर है, और एक कैल्नाइट है इसकी जो ओर है इंपॉर्टेंट, कैलेनाइट भी बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला हो गया है बॉक्साइट का Al2O3, आसानी से इसको लिखते हैं हम Al2O3, AlOX ब्रैकेट में OH का x टाइम, कितना x टाइम? 2x या 3 से 2, ये होता है। आयरन की 4 बहुत इंपॉर्टेंट ओर है। हेमेटाइट सबसे ज्यादा यूज होने वाली ओर है, मैग्नेटाइट, सिडराइट और आयरन पायराइट। पायराइट में सल्फर होता है, देखिए FeS2 फॉर्मूला है आयरन पायराइट का, सल्फाइड ओर है। FeCO3 आयरन की किस तरीके की ओर है? सिडराइट। CO3 है ना, कार्बोनेट ओर है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो है वो दोनों ऑक्साइड ओर होती हैं। और देखिए चारों ओर्स तो हैं आयरन की, लेकिन सबसे इजीली और चीफली जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बड़ी फेवरेट होती है, या हम ये कहें कि जिससे ज्यादा अमाउंट में हमें आयरन मिलेगा और कम खर्चे में और कम मेहनत से मिलेगा, वो अच्छी ओर होती है, तो दैट इज हेमेटाइट। हेमेटाइट को अगर हम यूज करेंगे तो हमें ज्यादा आयरन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर की जो इंपॉर्टेंट ओर्स हैं उनके नाम हैं कॉपर पायराइट, मैलेकाइट, क्यूपराइट, कॉपर गैलेंस। 4 हैं। फॉर्मूले आपको याद करने हैं, रटने हैं, देयर इज नो शॉर्टकट। और जहां लिखने की बात याद करने की आती है उसका एक ही तरीका मैं आपको बताता हूं। कागज पे लिखिए, फिर दूसरे कागज पे लिखिए, फिर तीसरे कागज पे लिखिए। काम ही क्या है? याद ही तो करना है। जब आप 3-4 बार लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगी। तो कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2, ये भी सल्फाइड ओर है। और मैलेकाइट का जो फॉर्मूला है वो है CuCO3.CuOH का ट्वाइस, कार्बोनेटेड है। क्यूपराइट का फॉर्मूला होता है Cu2O, क्यूपराइट जो है वो ऑक्साइड ओर हो गई। और कॉपर गैलेंस में सल्फर होता है, देखिए Cu2S, सल्फाइड ओर है। उसके बाद में जिंक की कुछ और मैंने ली है यहाँ पर। जिंक की जो 3 इंपोर्टेंट ओर हैं, पहले वाली है जिंक ब्लेंडी। जिंक ब्लेंडी का फॉर्मूला ZnS हो गया है, इसको जिंसाइट भी बोलते हैं। और कैलेमाइन है दूसरी ओर, कैलेमाइन को बोलते हैं ZnCO3, और जिंक ऑक्साइड है ZnO। 3 है। ऐसे ही आपको और कई सारे जो इंपोर्टेंट मेटल्स हैं उनकी ओर याद कर लेनी चाहिए, करनी पड़ेंगी आपको, तभी काम चलेगा। इसके बाद
मेटलर्जी में ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं आपको कि धातु क्रम वह विज्ञान का वह क्षेत्र है जो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित है, जो प्राकृतिक रूप में पर्यावरण में पाए जाते हैं, है ना। अधिकांश तत्व विशेष रूप से धातुओं के को वर्तमान में अन्य तत्वों के साथ जोड़ा जाता है, जिनको खनिज कहते हैं। पहली डेफिनेशन है कि धातु क्रम क्या है? खनिज के अंदर जो अयस्क है, अयस्क में से जो आपको मेटल चाहिए या नॉन मेटल चाहिए, यू कैन से एलिमेंट, उसको निकालने की प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी, यानी कि धातु क्रम। ये कंसेप्ट क्लियर? थोड़ा आगे हम बढ़े, उसके बाद वही डेफिनेशन, खनन किसे कहते हैं, यानी कि धातु क्रम किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, पृथ्वी के अंदर खुदाई करके या चट्टानों को तोड़ करके हम जो है अयस्क को निकालते हैं, वो चीजें वहां पाई जाती हैं। कुछ अयस्क ऐसे हैं जो जमीन की ऊपरी सरफेस पर, जैसे सिलिकेट वगैरह है, वो जमीन के ऊपरी सरफेस पर पाए जाते हैं, कुछ नीचे पाए जाते हैं, कुछ आपके क्या बोलते हैं ज्वालामुखी के अंदर पाए जाते हैं, वल्केनीज के अंदर। तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, मैं आपको बता दूं। दूसरा ये बता दूं, यहां पर एक चीज आप देखिए, एक वर्ड है गैंगयू, है ना, अंग्रेजी में लिखते हैं GANGUE। ये क्या है? गैंग। जो मिट्टी वाली इंप्योरिटीज हैं उनको गैंग कहा जाता है, याद रहेगा। किसी भी मिनरल्स में वो इंप्योरिटीज जो मिट्टी जैसी है, मिट्टी से जुड़ी हुई है, उनको हम गैंग कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं भाई? जब हम मेटलर्जी करेंगे ही तो ये स्टेप्स होंगे। देखिए, सबसे पहला काम हमारा होता है अयस्क को तोड़ना। अगर आप पहाड़ से कोई चट्टान उठा करके लेके आए हैं, आपको कहा गया इसमें आयरन है, आयरन प्राप्त कीजिए, तो सबसे पहला काम आपका होगा उसको बारीक बारीक टुकड़ों में पीसना। कैसे पीसेंगे? कई सारे तरीके हो सकते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे अभी हम। पीसने के बाद में आपका काम बनता है कि अयस्क का कंसंट्रेशन करना, संकेंद्रण करना। इसका मतलब होता है जो इंप्योरिटीज आपको दिखाई दे रही है उनको पहले ही हटा दीजिए, और कम से कम इंप्योरिटीज को रख के आप शुरू काम करेंगे। जो मोटी मोटी इंप्योरिटीज हैं उनको हटाने से जो आपका ओर्स है दैट विल बी कंसंट्रेटेड, वो संद्रित हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? केंद्रीय अयस्क से कच्चे धातु की निकासी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंप्योरिटीज को हटा करके रो मेटल जो है उसको प्राप्त करना है। उसमें भी फिर बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, और सबसे लास्ट में जब आपको वो मेटल मिल जाएगा तो उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो प्यूरिफिकेशन तो अलग होता है, ये तीन जो है एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, इनमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे अयस्क के संकेंद्रीकरण में पहले तो क्रैशिंग और ग्राइंडिंग, ये अपने आप में एक चीज है। कैसे तोड़ें भाई अयस्क को? आपके पास में दो तरीके हो सकते हैं। तो मैकेनिकल मील, जिसको आप आटा चक्की बोलते हैं, जैसे उसमें चीजें डालते हैं। आपने देखा कि हमें आटा बनाना है तो आपने वो सेटिंग करनी, आपने इसको ज्यादा बारीक पीस के मैदा बनाना है तो वो सेटिंग कर ली, आपने इसको दलिया बनाना है, गेहूं के दाने को 4-5 हिस्सों में तोड़ना है सिर्फ। वैसे ही आप जो बड़ा पत्थर है उसको सबसे पहला काम है हमें तोड़ना, तो मैकेनिकल मील से तोड़ सकते हैं। दूसरा होता है हथौड़े से तोड़ सकते हैं। कुछ भी तरीका होगा, आपने इसको तोड़ना है और उसको बारीक पीस लेना है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है। बारीक पीसते क्यों है? ताकि हर एक पार्टिकल जो है वो इन्वॉल्व हो इस प्रोसेस में। यहां पर कुचलने और पीसने की, अयस्क को पीसना कैसे? बड़ा जो पत्थर होता है उसको पीस लिया हमने, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स, उसके छोटे छोटे पार्टिकल बना लिए, और इस प्रक्रिया को कैलक्लेव क्रशिंग बोलते हैं। इसको स्मॉल टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर जो है मैकेनिकल मील से उसको बारीक पीस दिया जाता है। इस प्रक्रिया को स्पंदन कहा जाता है। बारीक पाउडर बना देना, पाउडर की फॉर्म में ले आना, स्पंदन होता है। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे उसको कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड में क्या आएगा भाई? आपको कोई इंप्योरिटीज दिखाई दे रही है, जैसे चावल के अंदर दाल होते हैं, तो वो काम करेंगे, उसको हैंड पिकिंग बोलेंगे। उसके बाद में कुछ इंप्योरिटीज हैं उनको हटाना है तो पानी से उसको धो लेंगे, मिट्टी साइड में हो गई। उसमें कुछ ऐसा लगता है कि जो मेटल है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर वाला है, इंप्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक हैं, तो मैग्नेट के कॉन्टेक्ट में लेकर के आएंगे तो मैग्नेटिक अलग हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक अलग हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनर के लिए सबसे प्यारी चीज है इसमें, वो है फ्रोथ फ्लोटेशन, झाग उत्प्लावन विधि, वो लगाएंगे। केवल सल्फाइड के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी कही, झाग उत्प्लावन विधि केवल सल्फाइड के लिए होता है। अब उनको समझ लेते हैं हम एक एक करके। तो हैंड पिकिंग क्या है? हैंड पिकिंग, जैसे मैंने कहा कंकर पत्थर चावल में से या दाल में से आप निकालते हो, ठीक वैसा है। अगर आपको लगता है उसको बारीक पीसने के बाद कोई चीज है जो पिसी नहीं, या आपको पहले से दिखाई दे कि ये तो फालतू की चीज है, उसको हटा देते हैं।
तो वही काम होता है, ये हैंड पिकिंग है। हैंड पिकिंग से जो आंखों से दिखाई देती हैं चीजें उनको हम अलग कर लेते हैं। क्या करेंगे उसके बाद? उसके बाद हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी या लेविगेशन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम लेविगेशन। और तीसरा ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी का मतलब होता है पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजें, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने सुना है नाम। तो उस जो पाउडर ओर को आपने पीसा है, पानी की तेज धार से किसी क्लोज कंटेनर में आपने खूब धोया। धोने से क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज हैं, जो अशुद्धि हैं मिट्टी के जैसी, वो पानी की तेज धार से धुलकर अलग हो जाएंगी और उसमें अशुद्धियां जो थी मिट्टी वाली वो हट जाएंगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। कंसेप्ट क्लियर हो गया है? फिर भी मैं बता रहा हूं कि जब आप इसको पीडीएफ नोट्स में से पढ़ेंगे, चूंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं और मैंने ही उस किताब को लिखा है, तो आप डेफिनेटली यू विल फील कि जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बहुत जगह पर मैंने उसका हिंदी रूपांतरण भी आपको दिया है। पूरी किताब में यही है। अगर आप इस किताब को चाहते हैं तो आप कॉल करके मैम को बता सकते हैं, वो किताब आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी उस पर बाद में बात करेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद तीसरा जो तरीका है वो है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। आपने एक डायग्राम अपनी किताब में देखा होगा इससे जुड़ा हुआ, ऐसा डायग्राम होता है। यहां दो रोलर है, इन पर ऐसे बेल्ट चलती है यहां पर, और यहां पर जैसे आटा चक्की होती है ना, इस तरीके की स्ट्रक्चर है। इसमें आप जो है हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद, सुखाने के बाद जो पाउडर बच गया है वो डालते हैं, और यहां पर ये बेल्ट ऐसे घूम रही है ना, ऐसे यूं, इस तरीके से। तो जो चीजें इस बेल्ट के थ्रू यहाँ आएंगी डेफिनेटली वो ऐसे गिरेंगी, ये तेजी से घूमेगा ऐसे। लेकिन अगर हम यहाँ मैग्नेटिक कंटेनर यूज कर लेते हैं, ये एक चुंबकीय बर्तन है, मैग्नेटिक कंटेनर अगर हमने यहाँ पे यूज कर लिया तो क्या करेगा, ये इसमें से जो मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल है उनको अपनी तरफ खींच लेगा। तो आपका मैग्नेटाइज्ड और नॉन मैग्नेटाइज्ड वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कितना काम किया आपने, कहाँ वो बड़ी चट्टान, उसको पीसा आपने, उसमें से इंप्योरिटीज हाथ से हटाई, फिर आपने उसको धोया। धोने के बाद में अब आपने मैग्नेट नॉन मैग्नेट को अलग कर लिया। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे जो मेटल चाहिए वो इसके अंदर है या इसके अंदर। जैसे अगर आपको आयरन चाहिए, आयरन तो बड़ा प्यारा होता है मैग्नेट को, तो वो इनके अंदर होगा। अगर आपको ऐसी चीज चाहिए कि जो मैग्नेटाइज नहीं थी, तो डेफिनेटली फिर आपके ये काम का नहीं है, फिर आपका ये काम का है। इसको अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया हमने। ठीक है जी। तो कौन कौन सी आपको ये देखना है, जैसे आयरन हो गया, क्रोमाइट है ना, ये सब मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा होता है। लेकिन मैग्नेटिक सेपरेशन वहां नहीं लगेगा जहां ये तो दोनों ही अशुद्धि भी और जो मेटल चाहिए वो भी दोनों मैग्नेटाइज्ड है या दोनों नॉन मैग्नेटाइज्ड है, तो वहां आप इस प्रोसेस को यूज नहीं करेंगे। ये सारी प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी प्रोसेस किसी पर्टिकुलर, जब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, जैसे हम कुछ में आयरन का कराऊंगा, कॉपर का कराऊंगा, उसमें यूज हो। थोड़ा आगे जरा बढ़े, आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पृथक्करण। इस पर एक सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन से धातु या अधातु का इलेक्ट्रोस्टैटिक पृथक्करण नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। तो इससे वही होगा जो मेटल या नॉन मेटल्स या इंप्योरिटीज दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। उदाहरण के लिए, अच्छा पहले पढ़ लीजिए जरा। यह विधि सिद्धांत पर आधारित है कि जब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र लागू किया जाता है तो विद्युत के अच्छे संवाहक होने वाले अयस्क कण विद्युत आवेशित हो जाते हैं और इसलिए एक ही चार्ज वाले इलेक्ट्रोड द्वारा निरस्त कर दिए जाते हैं और इस तरह फेंक दिए जाते हैं। इस पद्धति का उपयोग लेड सल्फाइड और जिंक, याद रखिएगा, अयस्कों की सघनता या पृथक्करण के लिए किया जाता है जो प्रकृति में एक साथ होते हैं। पाउडर और एक रोलर पर गिराया जाता है जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र के अधीन किया जाता है। लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड को अगर अलग करना है, क्योंकि मोस्टली ये दोनों एक ही साथ रहते हैं, तब हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। थोड़ा आगे जरा बढ़े तो झाग उत्प्लावन विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल आता है कि किस तरीके की ओर्स इसके द्वारा शुद्धि एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। सल्फाइड, केवल सल्फाइड, ना कार्बोनेट ना ऑक्साइड, केवल सल्फाइड ओर्स। जैसे
लेड, क्योंकि लेड सल्फाइड होता है। ZnS, जिसमें भी S है, जो भी सल्फाइड है उसके काम की है, बाकी के नहीं। नाम से पता चल रहा होगा झाग उत्प्लावन। होता क्या है मैं समझा रहा हूं आपको पूरा। देखिए पाउडर ओर थी, पाउडर्ड ओर से आपने इंप्योरिटीज हटा दी हाइड्रोलिक वॉशिंग वगैरह करके। अब पाउडर्ड ओर में जेंथेट ऑयल एक होता है, उसको मिलाया आपने, जेंथेट ऑयल लिखा होगा कहीं इसमें, वो मिलाया। वो मिलाने के बाद में उसमें पानी मिलाया और एक सस्पेंशन बना लिया। कंटेनर कुछ ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि उसमें आप बॉटम साइड से जब एयर पास कराएंगे तो बबल्स बनेंगे। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, साबुन को पानी में घोल कर, और एक ऐसा टॉयज ऐसा खिलौना आता है कि जब उसमें फूंक मारते हैं तो बबल्स, बुलबुले उसमें उठते हैं, है ना, वो हवा में तैरते रहते हैं, खेल होता है ना, वैसा ही है। जब नीचे से उसमें फूंक मारेंगे तो झाग बनेंगे। और हमारी जो सल्फाइड ओर्स है, वो सल्फाइड ओर जो है वो पाइन ऑयल से भीग जाती है, पाइन ऑयल या जेंथेट ऑयल से भीग जाती है इसकी सरफेस। और अगर कोई ऐसी इंप्योरिटीज बची हुई है अभी भी जो मिट्टी जैसी इंप्योरिटीज हैं, जब वो पानी आपने मिलाया तो वो पानी से भीग जाती हैं। और पानी से भीगी हुई चीज हल्की होगी, सॉरी भारी होगी, पानी से भीगी हुई चीज वो कंटेनर में नीचे बैठ जाएगी और जो हल्की चीज है वो झाग में ऊपर आ जाएगी। तो जो सल्फाइड के पार्टिकल्स हैं इस ओर के, वो झाग में तैरने लगेंगे और हम झाग को धीरे धीरे करके अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं झाग उत्प्लावन विधि। उत्प्लावन बल आक्रमित डीज याद है ना क्लास 7-8, तैरना उत्प्लावन का मतलब। तो झाग में कौन तैरेगा? सल्फाइड और तैरेंगी। और क्यों तैरेंगी? क्योंकि उनकी सरफेस जो है वो पाइन ऑयल से या जेंथेट ऑयल से भीग चुकी है। याद रखिएगा, ऐसा ऑप्शन बनेगा। इसमें कुछ अमाउंट में ये लिखा हुआ, यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है जेंथेट, पोटेशियम एथिल जेंथेट, है ना। और इसमें कुछ अमाउंट में हम क्रिसोल और एनिलीन भी मिला देते हैं। ये स्टेबलाइजर का काम करते हैं, एनिलीन और क्रिसोल। चूंकि आपको पता है ना झाग जल्दी समाप्त हो जाते हैं, थोड़ी देर तक झाग रुके रहें, इसके लिए उसमें एनिलीन और क्रिसोल भी मिला देंगे। और इसमें हम NaCN का भी प्रयोग करते हैं। NaCN क्या काम करेगा आपको पता है, अभी मैंने बताया कि लेड सल्फाइड जहां है, इसके भाई यानी कि ZnS के भी होने की संभावना वहां पर जरूर है। तो ZnS को अलग करना है, अगर हमें लेड चाहिए था तो ZnS अलग होगा NaCN से। NaCN ZnS के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसको अलग कर लेता है और PbS को फ्री छोड़ देता है, PbS झाग में आ जाता है। ये चीज समझ में आ गई। इसमें पूछा जाता है भाई कलेक्टर कौन है, तो पाइन ऑयल हो गया है। फ्रोथ स्टेबलाइजर कौन है, एनिलीन आ गया है ना। ये सारी चीजें इस तरीके से सवाल पूछ ले जाते हैं आपसे। तैयार रहिएगा, इस पर सवाल बनने का पूरा चांस है। और बोर्ड में तो बनता ही है, बोर्ड में चैप्टर 3 नंबर का होता है, 1 नंबर यहां से फिक्स होता है, 1 नंबर आपका आइसोलेशन से आता है, 1 नंबर रैंडमली कहीं से भी आ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। फिर आगे क्या है, 5 प्रोसेस हुई है, जो 5 प्रोसेस कंसंट्रेटेड के लिए थी। पांचों की पांचों प्रोसेस ओर्स को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए थी। अब हमने क्या करना है, केंद्रीय अयस्क से कच्चे धातु का निष्कर्षण करना है। अब वो सारी प्रोसेस जो थी इंप्योरिटीज हटाने के लिए थी, उन्होंने इंप्योरिटीज को हटा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम मेटल को कैसे प्राप्त करेंगे। उसमें 2 प्रोसेस आएंगी मोस्टली, एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग, भर्जन, निस्तापन, और परगलन होता है स्मेल्टिंग। फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है जिसको धातुमल बोलते हैं। ये 4-5 ऐसे वर्ड हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। वो इस टॉपिक के अंदर आएंगे। अब तक जो था वो सिर्फ एक टॉपिक में आया था, दूसरा टॉपिक है इसका ये। तो केंद्रीय अयस्क को आमतौर पर घटने से पहले ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड को कम करना आसान होता है। अब जो भी आपका कार्बोनेट था या तो सल्फाइड था तो ऑलरेडी ऑक्साइड है तो भी, या और भी किसी भी तरीके की वो ओर्स है, अब हमारा टारगेट है उसको सिंपल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे, जैसे मान के चलते हैं
कि सपोज करिए कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको हीट कर देंगे हम, ये ताकि कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे PbS है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर देंगे, एक्सेस में ले लेंगे इसको, ताकि ये PbO बने प्लस साथ में SO2 निकल जाए। अल्टीमेटली योर टारगेट इज टू कन्वर्ट योर ओर्स इनटू सिंपल ऑक्साइड, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना हमारा टारगेट होता है। अब यहाँ दो चीजें आएंगी, अगर आपकी ओर्स ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है, किसी ना किसी रूप में ऑक्सीजन है, चाहे वो ऑक्सीजन में ही हो, कार्बोनेट में हो, सल्फेट हो, लेकिन ऑक्सीजन एटम आपको दिख रहा है, तो आप उसको हीट करते हैं, वो भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, ऑक्सीजन दिखनी नहीं चाहिए उसको। तो होगा क्या, उसमें से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन निकल करके सिंपल ऑक्साइड बना लेगी। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं ऑलरेडी, कुछ ऐसी ओर्स हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता, जैसे गैलिना हो गया, तो उनको आप कंट्रोल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में उसको हीट करेंगे, दैट विल कन्वर्ट इनटू सिंपल ऑक्साइड। जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। और जब आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं किसी भी ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको कैल्सिनेशन कहा जाता है। कैल्सिनेशन की हिंदी निस्तापन होती है। तो निस्तापन में और प्रगलन में आपको चल गया होगा डिफरेंस क्या है, मात्रा वगैरह देख लेना आप, कैसे मात्रा दी जाएंगे, ऐसे होगा कि वैसे होगा। तो निस्तापन में होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट दोनों ही टारगेट ऑक्साइड बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। यहां तक काम कर लेते हैं हम इसी क्लास में, और मैं इसका एक हल्का सा ओवरव्यू दूंगा, और इससे आगे की क्लास हम 2:15 यानी कि अब से थोड़ी देर में करने वाले हैं। अगर आप ऐप में बाद में भी देख रहे हैं, बट ये है कि 2:15 पर दूसरी वीडियो भी एलिजिबल हो जाएगी, आप देख सकेंगे, और वहां पर मैं जरूर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, लेकिन चीज को यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। थैंक यू, आप जरूर जुड़ेंगे, देखिएगा, समस्या होगी तो बताएंगे मुझे। थैंक यू वेरी मच, बाय।